तो मेरी अपनी बिरादरी वाले लोगों के लिए, वो लोग जो घर से कभी निकलते नहीं हैं, उन लोगों के सपोर्ट में मैं आज आया हूँ। क्योंकि आज की कहानी है एक ऐसे किलर के बारे में जिसके लिए लोग बोलते थे कि वो कितना चार्मिंग है, कितना अच्छा दिखता है, कितना पढ़ा लिखा है, कितनी अच्छी बातें करता है। उसके एक्स कलीग्स आज भी उसकी तारीफ करते हैं और जेल में उसको लव लेटर्स मिलते थे। और इस किलर का नाम है टेड बंडी। टेड बंडी का जन्म 1946 नवंबर 24 को हुआ था एलिजाबेथ होम फॉर अनवेड मदर्स यूएसए में। ये एक ऐसा हॉस्पिटल था जहाँ पे जिन औरतों की शादी नहीं हुई होती थी उन लोगों के बच्चे डिलीवर कराए जाते थे। और टेड की मम्मी का नाम था लुइस और उसके पापा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है क्योंकि उसके पापा उसकी मम्मी को छोड़ के बिना शादी किए वहीं से भाग गए थे। विदेश में जनरली ये बहुत कॉमन है कि बाप दूध लेने गया, फिर ना दूध आया ना बाप आया, और माँ भी करण अर्जुन जैसे बैठी हुई है कि मेरा पति आएगा। पति आ नहीं रहा है, घर पे दूध नहीं है, बच्चे में कैल्शियम की कमी है। हो सकता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ही इस आदमी ने इतने सारे खून किए हैं। तुम लोग एक बार गूगल करो कैल्शियम डेफिशिएंसी क्या क्या अफेक्ट करती है और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, तो अपन केस सॉल्व कर पाएंगे। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जन्म के वक्त टेड बंडी का नाम था थियोडोर रॉबर्ट कावेल, जो कि उसने बहुत बाद में जाके चेंज किया टेड बंडी से। तो देखने वाली बात यह है कि हर सक्सेसफुल आर्टिस्ट अपना नाम चेंज करता है, फिर उसका आर्ट सक्सेसफुल होता है। तुझको क्या लगा था कमलेश, हनी सिंह का नाम हनी सिंह है बचपन से? ध्यान देने वाली बात यह है कि टेड की माँ को समाज में बेइज्जती ना मिले, इस वजह से जो टेड के दादा दादी थे उन्होंने समाज में, सोसाइटी में और टेड को सबको ये बताया कि वो उसके माँ बाप हैं और जो टेड की माँ थी वो उसकी बहन है। अपनी ज़िंदगी में आगे जाने के बाद कई सालों बाद टेड को पता चला कि जो उसकी बहन अब तक वो समझ रहा था वही उसकी मम्मी है। और अगर उसके आसपास वाले लोगों की बात माने तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था टेड की लाइफ का, जहाँ से उसका नेचर फंडामेंटली बहुत चेंज हो गया। और जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो, एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप उसके दादा दादी के उम्र के हैं, तो उसे थोड़ा सा तो स्कूल में बुली किया ही जाएगा। टेड के साथ भी यही हो रहा था कि उसको स्कूल में बुली किया जाता था उसके दादा दादी की उम्र की वजह से, और उसका पूरा स्कूलिंग बहुत मुश्किल से बीता। पर जैसे टेड बड़ा हुआ और अपने टीनेज ईयर्स में आया, उसका फिजिकल ग्लो अप हुआ, तब उसको लोग बेहतर ट्रीट करने लगे। और यही एक वक्त था जब टेड ने रियलाइज किया कि उसके पास एक गिफ्ट है बातें करने का। वो बहुत अच्छी से बातें कर पाता था और इस वजह से लोग उसके तरफ बहुत अट्रैक्ट होते थे। और यही कॉलेज के दिन के ही वक्त थे जब टेड को उसकी ज़िंदगी में पहली बार प्यार हुआ। और टेड को जानने वाले लोगों का यही कहना है कि इसी लड़की की वजह से टेड शायद सीरियल किलर बना। डायन एडवर्ड्स नाम की ये लड़की एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और अमीर घर से आती थी। दिखने में वो बहुत सुंदर थी, कॉलेज में उसका बहुत नाम था। बेसिकली उसके पास हर वो चीज़ थी जो टेड को चाहिए थी। कई सालों बाद जब टेड पकड़ा भी गया था और पुलिस ने भी जब उसको पूछा था, उसने यही बोला था कि उसके पूरी ज़िंदगी में डायन इकलौती लड़की है जिससे उसने सच में मोहब्बत की थी। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो 1951 में टेड की मम्मी ने जॉनी नाम के एक इंसान से शादी की थी जो एक हॉस्पिटल में कुक था। और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर वो उसकी मम्मी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। पर टेड कभी उसको एज अ फादर फिगर देख नहीं पाया। और पकड़े जाने के बाद टेड ने पुलिस को भी बताया था कि वो कभी जॉनी को रिस्पेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि जॉनी पढ़ा लिखा भी नहीं था और उसके पास पैसे भी नहीं थे, किसी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं था, और टेड को वही सब चीज़ें चाहिए थी बचपन से। तो अगर हम इसका बिहेवियर जनरली एनालाइज करें तो भी हम देख सकते हैं कि जो डायन की तरफ इसका ऑब्सेशन था वो डायन के लाइफस्टाइल और वो कौन है उस वजह से भी हो सकता है जितना उसके लुक्स की वजह से था। वैसे तो टेड ने डायन को बहुत लंबे वक्त तक चेज किया था, पर काफ़ी वक्त चेज करने के बाद डायन ने उसको हाँ बोल दिया था। वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए थे, पर कुछ ही वक्त बाद डायन ने उसको छोड़ दिया। डायन का ये बोलना था कि टेड बातें बहुत बड़ी बड़ी करता था पर उसके कोई भी सब्सटैंशियल प्लान नहीं थे उसको बैक करने के लिए।
वो बस चाहता था कि उसको चीज़ें मिल जाएं, पर उन चीज़ों के लिए वो कुछ करना नहीं चाहता था। सिर्फ इतना ही नहीं, डायन का ये भी बोलना था कि टेड की आंखें और उसका पर्सनालिटी बहुत खोखला है। ऐसे लगता था जैसे आप उसके आर पार देख सकते हो। और यही कुछ वजह थी जिसकी वजह से डायन ने टेड को छोड़ दिया और उसके बाद टेड बुरे तरीके से बिखर गया। 1969 में टेड एलिजाबेथ नाम की एक सिंगल अल्कोहलिक मदर को मिलता है और उन दोनों का रिलेशनशिप 6 सालों तक चलता है। जब एलिजाबेथ से पूछा गया था टेड के पकड़े जाने के बाद कि उसने उसे इतना वक्त साथ क्यों दिया, तो उसने यही बताया था कि टेड उसकी बेटी के साथ बहुत अच्छे से रहता था और पहले ही दिन से एलिजाबेथ को समझ आ गया था कि एक फादर फिगर का रोल टेड निभा सकता है। पर बाद में आगे जाके पता चला कि टेड ने वही छोटी बच्ची के साथ भी काफ़ी सारी गलत हरकतें की थी। और ऐसे ही 1970s आते आते टेड का कॉलेज ख़त्म हो चुका था और वो सोशो पॉलिटिकल इश्यूज में पार्टिसिपेट करता था। लोगों के भलाई के लिए वो बहुत सारे एक्शंस लेता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने कॉलेज में भी अच्छा कर रहा था, वो दिखने में अच्छा था, बातें अच्छी करता था, लोगों के लिए स्टैंड लेता था। इस वजह से उसके आसपास सब कुछ अच्छा होने लग गया था। टेड का वक्त इतना अच्छा चल रहा था कि एक पॉइंट पे जो वॉशिंगटन के गवर्नर थे, उन्होंने एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा था टेड के लिए, क्योंकि टेड ने उनको उनके पॉलिटिकल कैंपेन में भी मदद की थी। अब बात करते हैं वो मर्डर्स की जो टेड बंडी ने किए थे। पकड़े जाने पर टेड ने कन्फेस किया था कुछ 30 मर्डर्स के लिए, पर अगर हम पुलिस की माने, उन्होंने जितना इन्वेस्टिगेट किया है इस केस को, जितना टेड से बात की है, उस हिसाब से ये नंबर अप टू 100 भी हो सकता है, पर कोई सब्सटैंशियल प्रूफ्स नहीं है हर केस को बैक करने के। टेड के सारे मर्डर्स में एक पैटर्न देखा गया है। टेड ये करता था कि वो मदद मांगने के बहाने लड़कियों को बुलाता था अपनी गाड़ी की तरफ और गाड़ी की तरफ लेके जाने के बाद वो उन पे हमला करता था। और जैसे ही हमला कर दिया, वो डिसार्म हो गए हैं, उसके बाद वो फिजिकली फोर्स करता था उनसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए। उसके बाद वो उनका खून करता था। कहा यह भी जाता है कि टेड ने अपने ही घर में कुछ 12 लड़कियों के सर धड़ से अलग करके सजाए हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे दर्दनाक चीज़ जो मैंने टेड बंडी के बारे में पढ़ी है वो ये है कि वो अपने विक्टिम्स का खून करने के बाद उन्हें गाड़ देता था अपने घर के आसपास एरियाज में, दूर दूर, थोड़ा दूर, ताकि कभी पुलिस को मिल ना पाए। और वो जब तक बॉडी पूरे तरीके से डिकम्पोज नहीं हो जाती थी, बार बार उन बॉडीज़ के पास जाता था और उनसे फिजिकल रिलेशंस बनाता था, शारीरिक संबंध बनाता था। और ये उसने लगभग हर विक्टिम के साथ किया है। 1974 से ही यूएस में ऐसे कई केसेस आने लगे जहां पे लड़कियां गायब हो रही हैं, पर पुलिस को कभी इसके बारे में कोई सब्सटैंशियल एविडेंस मिला नहीं। एक बेसिक आउटलाइन मिला था, एक इस तरीके की गाड़ी है और एक काले बालों वाला जवान लड़का है, पर उसके अलावा पुलिस को कभी कुछ सब्सटैंशियल मिला नहीं जिसके थ्रू वो टेड तक पहुंच पाते या किसी भी तरीके के क्रिमिनल तक पहुंच पाते। पर 1975 में टेड को पुलिस ने पकड़ लिया। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1978 तक टेड खून करता रहा। इससे एक ही चीज पता चलती है कि ये आदमी कितना शातिर था अपने खूनों को लेके। 1975 में जब टेड अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था तो रोड पे पुलिस बैरिकेड्स लगे हुए थे जिनको स्किप करके टेड ने भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने उसे रोक लिया। वो वहां से भाग नहीं पाया। पर जब उसे रोका गया तब पुलिस ने नोटिस किया कि उसकी गाड़ी में पैसेंजर सीट थी ही नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी डिक्की जब चेक की गई गाड़ी की तो उन्होंने देखा एक मर्डर किट था वहां पे। स्की मास्क थे, हैंडकफ्स थे, हमले करने के लिए औजार थे, हैमर्स थे, वॉकिंग स्टिक्स थे, गार्बेज बैग्स थे और ऐसे कई सारी चीज़ें उन्होंने डिक्की में मिली। और जो पुलिस वाला टेड को इन्वेस्टिगेट कर रहा था वहाँ पे, उसे याद आया वही गाड़ी और वही स्केच जो कई लोगों ने दिया था उस खूनी के बारे में जो 1974 से मिसिंग लड़कियों से रिलेटेड था। तो पुलिस को ये तो समझ गया था कि टेड एक सस्पेक्ट हो सकता है, तो उन्होंने उसे वहीं पे अरेस्ट किया और उसे ले गए पुलिस स्टेशन। पर टेड 24 घंटों के अंदर छूट गया, क्योंकि पुलिस ने जब उसका घर जाके इन्वेस्टिगेट किया तो तब तक वहाँ पे कोई भी सब्सटैंशियल प्रूफ उन्हें मिला नहीं और सिर्फ शक के बुनियाद पर उसे पकड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो 24 आवर्स बाद टेड वहाँ से निकल जाता है।
24 आवर्स सर्वेलेंस पे था, पर वो वहाँ से फ्री हो चुका था। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हमारा सीआईडी उनके सीआईए से बहुत बेहतर है। अगर टेड बंडी को, है ना, दया और एसीपी प्रद्युमन इन्वेस्टिगेट कर रहे होते तो दया चाटा मार के सच बाहर निकाल लेता। सिर्फ इतना ही नहीं, एसीपी प्रद्युमन बिना कोर्ट गए सीधा वहां खड़े खड़े अनाउंस कर देते कि तुमको क्या सजा होगी। क्योंकि टेड को 24 आवर्स सर्वेलेंस पे रखा गया था, मतलब उस पर 24 घंटे नजर रखते थे। इससे यही पता चलता है कि पुलिस को बहुत स्ट्रांगली शक था टेड के वो खूनी होने पे। जब उन्होंने और एक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि ये टेड की गाड़ी नहीं है। टेड के पास एक और गाड़ी थी इससे पहले, जो थी वोक्सवैगन की बीटल। पुलिस ने जल्द से जल्द पता किया कि टेड ने वो गाड़ी किसको बेची थी और उसके पास गए, और लकीली उस गाड़ी का डीप क्लीनिंग नहीं हुआ था, यानी कि जो भी निशान, सबूत, सुराग होते वो पुलिस को मिल सकते थे। पुलिस ने तुरंत वो गाड़ी भेजी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में चेक कराने के लिए कि उसके अंदर से कुछ मिलता है या नहीं। मैं बता दूं, फॉरेंसिक सुन के ही मुझे डॉक्टर सालुंके याद आते हैं कि वो ऐसे गाड़ी का बोनट चाटेंगे और बता देंगे गाड़ी में क्या क्या है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने देखा कि 3 बालों के सैंपल थे उस गाड़ी में, जिसमें से 2 लड़कियों की हत्या हो चुकी थी, पर एक लड़की थी जो उस ट्रेजेडी से भाग पाई थी। तो उस लड़की को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, टेड बंडी को खड़ा किया गया, साथ में कुछ 10 सस्पेक्ट्स खड़े किए गए ताकि टेड को शक ना हो कि ये चल क्या रहा है। उसको लगा था ये एक रेगुलर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके पुराने केस से रिलेटेड। उसे नहीं पता था कि ये सीरियल किलर्स के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पुलिस को टेड पे शक है। और उस औरत ने आते ही पहचान लिया कि ये इंसान जो वहाँ पे खड़ा है वो टेड है जिसने उसको मारने की कोशिश की थी। इस लड़की के बयान के बेसिस पे पुलिस 15 सालों के लिए टेड को अंदर जेल में डाल पाई। पर जैसे मैंने पहले भी बताया, 1978 तक टेड ने खून किए थे, तो इसका यही मतलब है कि 15 साल टेड जेल में नहीं रहा। क्योंकि हमारी जब वी मेट की गीत के जैसे ही टेड भी 18 महीने के अंदर जेल से भाग गया। पर हफ्ते भर के अंदर टेड को दोबारा से पकड़ लिया गया था और इस बार उसको भेजा गया एज अ यूएस के तिहाड़ जेल में। मतलब उधर सिक्योरिटी एकदम एक्सट्रीम पे है, कोई वहां से निकल नहीं सकता, कोई वहां से जा नहीं सकता। पर यहाँ पे टेड लेके आता है एक नया ट्विस्ट। टेड बोलता है मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। इसका मतलब आप टेड को हथकड़ियां बांध के अंदर रख नहीं सकते हो। टेड उसी कोर्ट रूम में घूमेगा, वहाँ कोर्ट के लाइब्रेरी में जाएगा अपने केस के लिए स्टडी करने के लिए, और वो वही करता है। टेड जाता है कोर्ट की लाइब्रेरी में केस का स्टडी करने के लिए। उसको दिखती है एक खुली खिड़की और टेड वापस से गीत के जैसे ही खिड़की से कूदता है, भागता है। अब अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि अब आने वाला है इस स्टोरी का, टेड की स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग रोलर कोस्टर। क्यों, यहाँ से आगे क्या होगा तुम बिल्कुल गेस नहीं कर पाओगे। अगर तुम अभी घर में बैठे हो, गाड़ी में नहीं हो, तो नीचे गाड़ी में जाओ और वहाँ जाके सीट बेल्ट बांध दो। अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो अभी ओला बुक करो, ओला में जाके बैठो और उसका सीट बेल्ट बांधो क्योंकि रोलर कोस्टर बहुत क्रेजी होने वाला है। टेड को दोबारा पकड़ा जाता है, उसको जेल में लाया जाता है और इस बार कोई गेम्स नहीं। इस बार टेड नहीं बोल सकता मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। इस बार टेड नहीं बोल सकता मुझे कहीं जाना है। टेड जेल के अंदर बंद है और वहां पड़े पड़े टेड के 30 पाउंड वेट बॉडी से कम हो जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे चल क्या रहा है। टेड का बस वेट लूज हो जा रहा है। कुछ वक्त बाद टेड अपने ही जेल सेल की सीलिंग में एक छेद बनाता है और रात में अपनी बेड पे किताबें रखता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है और उस छेद से निकल जाता है। और टेड का वेट कम क्यों हुआ था? क्योंकि टेड ने छेद उतना ही बड़ा बनाया था और उससे बड़ा वो बना नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपने बॉडी का वेट कम किया और उस छेद से निकला जेलर के कैबिन में। जेलर के कैबिन में जाके उसका नसीब इतना अच्छा कि वो जेलर सो रहा था। उसने अपने सिविलियन के कपड़े उठाए, अपने रेगुलर कपड़े उठाए, चेंज किए और जेल में से चलते चलते बाहर निकल गया। और इस बार पुलिस को 15 घंटों तक पता नहीं चला कि टेड कहाँ पे है, क्योंकि उन्हें लग रहा था टेड अंदर ही है, उन बुक्स के नीचे टेड है जो जिस पे ब्लैंकेट पड़ा हुआ था। इसी वजह से टेड इस बार बहुत दूर तक भाग पाया। और अब होता है टेड की तरफ से सबसे बुरा हमला अब तक का।
टेड जाता है फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में। 15 मिनट के अंदर वो 4 लड़कियों को जाके उनका बलात्कार करता है और उनकी हड्डियां, किसी का जबड़ा, किसी का कंधा, अलग अलग शरीर के हिस्से तोड़ देता है और वहाँ से भाग के निकल जाता है और वहीं जाता है फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक अपार्टमेंट में, जहाँ वो जाता है और एक और लड़की के साथ और गलत चीज़ें करता है। पर यहाँ उससे गलती हो जाती है, वो इस लड़की को बहुत मारता है और साथ ही साथ उसको काट लेता है। और क्योंकि उसके दांतों के निशान इस लड़की के शरीर पे थे, तो यहाँ से पुलिस को डीएनए एविडेंस मिल जाता है जो उसको लिंक करता है ये सारे खूनों से, जहाँ आगे जाके टेड जिसके लिए पकड़ा जाएगा। ये लड़की बच तो जाती है, पर टेड इसको इतना मारता है कि उसका सुनने की क्षमता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद 1978 में होता है टेड का आखिरी और सबसे बुरा जुर्म। फरवरी 9, 1978 को टेड एक 12 साल की बच्ची को किडनैप कर लेता है और उसको ले जाकर उसका खून कर देता है। अब तक पूरे देश को पता चल चुका है कि टेड बंडी नाम का एक इंसान है जो जेल से कई बार निकल के भाग चुका है। टेड बस यहाँ से वहाँ भागने की कोशिश कर रहा है खुद को बचाने के लिए, और किसी की गाड़ी चुरा के वो दोबारा रोड पे चल रहा होता है। जब पुलिस के बैरिकेड्स दोबारा से आ जाते हैं, टेड उन्हें तोड़कर निकलने की कोशिश करता है, पर रोक लिया जाता है। पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश करती है और वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है और भाग नहीं पाता है। पुलिस फाइनली टेड बंडी को पकड़ लेती है और उसे लाया जाता है जेल में एक आखिरी बार। पर जेल लाने के बाद होती है सबसे भयंकर चीज जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो तुमको पता चलेगा अब भी आगे। टेड के पकड़े जाने के बाद उसका कोर्ट रूम में ट्रायल चालू हो जाता है। उसको कोर्ट में लेके जाते हैं, उसके खिलाफ केस बनाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे एक औरत हर ट्रायल के दौरान आती है। कैरल नाम की ये औरत टेड की एक एक्स कलीग थी, जो पहले उनके बीच कुछ था टेड के पूरे खूनी बनने के पहले। और उसी कोर्ट रूम में टेड कैरल को प्रपोज करता है और कैरल हाँ बोल देती है टेड को। और क्योंकि ये फ्लोरिडा में हुआ है जज के सामने, तो ये लीगली मैरिड कंसिडर किए जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1982 में इस दरिंदे की एक बेटी भी होती है कैरल के साथ। ये सब होने के बाद कैरल को समझ आता है कि नहीं नहीं, सारा समाज सही बोल रहा था, ये आदमी गलत है। तो वो उसके मरने के 3 साल पहले उसको डिवोर्स देती है। बहन, पूरा देश बोल रहा है ये खूनी है, सबूत बोल रहे हैं कि ये खूनी है, तुझे कैसे नहीं दिखा? और ये बात बिल्कुल सही बोली जाती है कि औरत प्यार में अंधी हो जाती है। जो ये बोलते हैं कि मेरा वाला अलग है, मेरा वाला अलग है, ये बहुत अलग है, ये गलत है। 1979 में जो टेड बंडी के खिलाफ फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी का केस शुरू हुआ था, ऐसा यूएस हिस्ट्री में पहली बार किया गया कि उस पूरे कोर्टरूम ट्रायल को नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट किया गया। कुछ 250 रिपोर्टर्स वहां पे थे जिन्होंने पूरे देश के हर कोने तक इस न्यूज़ को पहुंचाया। अब ये बात सोचना बहुत ही डिलेमा वाला है कि ये उन्होंने सही किया या गलत किया। लोगों को पता चले कि ऐसे दरिंदे बाहर एग्जिस्ट करते हैं, कि ऐसे लोगों को छुपाना चाहिए, तो इसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता है। पर पूरे दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक क्राइम को, एक सीरियल किलर को पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए टेलीकास्ट किया गया था। ट्रायल चलने के लगभग 1 साल बाद 1980 में जज ने ये ऑर्डर दिया कि इसको डेथ बाय इलेक्ट्रोक्यूशन देना चाहिए, कि बिजली के झटके देकर टेड बंडी को सजा सुनाई जाएगी और उसको डेथ दी जाएगी। पर अगले 9 साल तक ये पेनल्टी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। ये ट्रायल चलने के लगभग 1 साल बाद 1980 में जज ने ये वर्डिक्ट दिया कि टेड बंडी को बिजली के झटके से मौत की सजा दी जाएगी। वो जो चेयर होती है जिस पे बिठा के इलेक्ट्रोक्यूशन किया जाता है, वो वाला। सिर्फ इतना ही नहीं, वो 9 सालों के बीच में कई डिटेक्टिव्स ने जाके उससे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि पता चले वो उन विक्टिम्स को जस्टिस दे पाए, उनकी बॉडीज मिल पाए। और टेड ने ऐसे ही 2 डिटेक्टिव्स को बताया था कि पूरे देश भर में ऐसे और कई सारे लोग हैं जिनको उसने मार के गाड़ दिया है। और जब ये डिटेक्टिव्स उससे पूछते थे कि अच्छा ये है कहाँ पे, तो टेड बताने से मना कर देता था और ये लोग मान के निकल जाते थे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अरे सीआईडी हटाओ, इंडिया कोई भी पुलिस वाला होता चाटा मार के निकलवाता भाई ये सब बातें तो बाहर।
और फाइनली 1989 में टेड बंडी को मिलती है अपने कर्मों की सज़ा, और यहाँ पे ख़त्म होती है उसके बहुत गलत कर्मों की ये बहुत दर्दनाक कहानी। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि घर में चुपचाप बैठने वाले लोगों ने कुछ गलत काम नहीं किया है। ये जितने सुंदर लोग बाहर घूमते रहते हैं, इन्हीं में से कोई सीरियल किलर होते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं ये कितना अजीब है, पूरा टाइम घर पे रहता है, यही खून करेगा मेरा, ही, तो उसको तो पहले मैं ये बात पूछूं भाई, एचआर को जब तू इंटरव्यू देता है, एचआर तेरे को कॉल बैक नहीं कर रहा है, तेरी क्रश तेरे को टेक्स्ट बैक नहीं कर रही है, एग्जाम में तेरे को 80 केटी लगे हैं, तू एग्जाम पास नहीं कर पा रहा है, घर वाले तुझे डिसअपॉइंटमेंट समझते हैं। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं मेरे भाई, मैं तेरा खून क्यों करूंगा? मैं बोलता हूं तेरे में एक्स फैक्टर क्या है इस करने के लिए? पहले भैया जाके कुछ बन जाओ, उसके बाद उम्मीद करो कि कोई तुमको इतना इंपॉर्टेंस देगा जीवन में, है कि नहीं? वो जाने दो, तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगला कहानी तुम कौन से इंटरनेशनल क्रिमिनल के बारे में सुनना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पे तुमको मिलता है विदेशी अपराध देसी भाषा में। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और हाइप करो। ये कोई नया यूट्यूब का फीचर है, वीडियो रेकमेंड होता है, वो भी करके जाओ। और अगर तुम लोग ये शो को सुन रहे हो स्पॉटिफाई पे, एप्पल आईट्यून्स पे, अमेजॉन म्यूजिक पे या कोई भी दूसरे स्ट्रीमिंग सर्विस पे, तो वहाँ पे शो को फॉलो करो, 5 स्टार रेटिंग दो। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब जब एक नई कहानी आएगी तुमको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर तुम्हें इंटरव्यूज़ देखने हैं इंडियन एक्टर्स के, इंडियन ऑथर्स के, ओशो के स्पोक्स पर्सन महानंद शीला के, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, हमारे पुरानों के बारे में, तो यूट्यूब पे जाओ और हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। एक कॉफ़ी के कप से भी सस्ता होता है वो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा। तुम भले कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे हो या यूट्यूब पे कहीं पे भी देख रहे हो, तुमको मिल जाएगा। मोर इम्पॉर्टेंटली अपने दोस्तों का और फैमिली का ध्यान रखो भाई, और पानी पीते रहो। मैं तुमको कुछ ही दिनों में दोबारा मिल रहा हूँ।